नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार विद महेंद्र यादव में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सबसे अहम बात अब जो चर्चा में आ गई है वो ये है कि इस चुनाव में मुद्दे कौन कौन से होंगे। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष में अलग विभाजन होता दिख रहा है। जो विपक्ष है, जो अभी तक महागठबंधन के तौर पर जिसको जाना जाता रहा है, उसमें भी कुछ विभाजन होता दिख रहा है। जाहिर है इसके हिसाब से सभी दलों के मुद्दे भी बदलेंगे। इन्हीं सभी विषयों पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट A.K. मौर्य साहब, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल जय हिंद, और साथ में सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर मनीषा बांगर हमारे साथ हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल जय हिंद जी से। अनिल जी, इन चुनावों में कौन से मुद्दे आपके हिसाब से लग रहा है जो प्रभावी भूमिका निभाएंगे? जी देखिए, इस चुनावों में जो बिहार का जो चुनाव आने वाला है जी, उसमें जनता जो है, जो अभी मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे पूरी तरह से उकता चुकी है। पिछले 15 वर्ष से उन्हीं का शासन चल रहा है और एक किसी रणनीति के तहत वो हुआ, लेकिन जो बिहार की समस्याएं हैं, पिछले 15 साल में किसी भी समस्या को वो निपटाने में अक्षम साबित हुए हैं। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बिहार में, खासतौर पे अगर उस प्रदेश की बात करें, तो वहां बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त चल रहा है और वो हर वर्ग में चल रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा शेड्यूल ट्राइब के लोगों में भी है, ओबीसी के लोगों में भी है, लेकिन वो सवर्ण लोगों में भी है। क्योंकि जिस तरह से आबाद निजीकरण इस समय देश में हो रहा है, तमाम रेलवे और तमाम BSN और इस तरह की सारी चीजें जो बेची जा रही हैं औने पौने दामों पे देश के पूंजीपति और धन्ना सेठों को, उससे क्या है कि सरकारी नौकरियां बिल्कुल खपती जा रही हैं। और सरकारी नौकरी ये नहीं है कि सिर्फ ओबीसी SC ST वाले लेते हैं, 50% से ज्यादा सरकारी तो सवर्ण भी। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है, वहां के लोगों को सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा मोह है। आप भारतवर्ष के किसी कोने में चले जाएं, आपको बिहार का आदमी वहां पे सरकारी सेवा में कोई ना कोई तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में भी मिलते हैं खूब। तो बिहार के आदमी का रुझान जो है वो सरकारी नौकरी में रहता है। सबसे ज्यादा रेलवे में अप्लाई करते हैं तो बिहार के लोग अप्लाई करते हैं सरकारी नौकरियों में। इवन आप सिविल सर्विसेज में भी देखेंगे तो बिहार के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। तो जो निजीकरण का सबसे ज्यादा अगर असर पड़ रहा है किसी प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में, तो वो बिहार में पड़ रहा है। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा नौजवानों में वहां उभर करके आया है। इसके अलावा वहां पे बाढ़ है, कोरोना है और इस तरह के और मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा, जिस तरह से सोशल जस्टिस को खत्म किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं संक्षेप में कहूं तो। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बेरोजगारी एक सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बिहार के चुनाव में हो सकता है। खासतौर पर सरकारी नौकरियों में जो कटौती हो रही है उसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। और भी मुद्दे आपने बताए। A.K. मौर्य साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये निश्चित तौर पर बेरोजगारी तो बहुत अहम मुद्दा है ही, लेकिन अभी जो पिछले 6 महीने से जो चल रहा है, कोरोना का मामला चला है, लॉकडाउन का मामला चला है, और जो आर्थिक तबाही हुई उसका असर पूरे देश पर पड़ा, तो बिहार पर भी सबसे ज्यादा पड़ा। जो गरीब प्रांत हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर सबसे ज्यादा पड़ा। तो ये मुद्दा अब कितना टिक पाएगा? मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूं कि एक समय तो लग रहा था कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा जाएगा, लेकिन अब वहां पर जब बिहार में लोग पहुंचे, पहले तो दावे किए गए थे, सरकार ने दावे किए थे कि इनको अपने बिहार में, अपने स्टेट में इनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनको रोजगार वहां नहीं मिल पाया और वो मजदूर अब धीरे धीरे वापस उन्हीं महानगरों में जाने के लिए मजबूर होने लगे हैं।
तो क्या ये प्रवासी मजदूरों का मामला और कोरोना का मामला ये अब कितना प्रभावी रह पाएगा? देखिए, ये तो बहुत रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि खासतौर से जो विरोधी दल है, जो सत्ता इस समय बीजेपी को कहेंगे पूरे देश में, जी बिहार में तो ही है, ये केवल रिएक्शन करते हैं, एक्शन नहीं करते। जी जो कोई मुद्दा बीजेपी जानबूझ के देती है उसको ये रिएक्ट करता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। जबकि बीजेपी किसी भी मुद्दे को उठा के वो हमेशा चलाए रखती है, लगातार चला के रखती है और उस मुद्दे को जीवित रखती है। अब कोरोना का जो मुद्दा है, खासतौर से मजदूरों की जितनी तकलीफ आप सबने देखी है नेशनल मीडिया पर और दूसरी तरफ के अखबारों में भी, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर हुई है मजदूर वर्ग को हुई है, और वो उसमें से ज्यादातर हिस्सा यूपी और बिहार के लोग हैं। जी काफी मरे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं, साइकिलों पे बच्चियां लेके गई हैं बुजुर्गों को, लेकिन उस मुद्दे को 4 दिन चलाने के बाद में फिर हमारे जो विरोधी दल हैं, जो वहां पे सत्ता का क्लेम करना चाहते हैं, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब ये मुद्दे लगातार जनता उठाए रहने चाहिए, जी बीजेपी अपने मुद्दों उसके अगेंस्ट में होती है, उसको छुपाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चीन का उदाहरण ले लें, चीन इंडिया की कम से कम 8 किलोमीटर जगह पे काबिज है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया में चीन काबिज है, और प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल। और विरोधी दल इसको मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। अखबार में स्टेटमेंट दे दिया, ट्वीट कर दिया, वहां तक सीमित है। जब वो जनता तक नहीं ले जाएंगे और लगातार उनको नहीं उठाते रहेंगे, उनको अलाइव नहीं रखेंगे, तो उन मुद्दों का असर खत्म हो जाता है। दिक्कत कोरोना में भी देख लीजिए, आज इस तरह से बचाव किया जा रहा है, सरकार कर रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इतने ज्यादा लोग मरते और पॉजिटिव होते। लेकिन अगर बाहर से जो विदेशी शुरू में बुलाए थे मार्च में, फरवरी और मार्च में, कोरोना उनसे फैला है, यहाँ के लोगों से नहीं फैला। अगर उनको समय रहते चेकिंग होती, उनको आइसोलेशन होता, तो कोरोना फैलता ही नहीं। तो कोरोना तो इनकी गलती से फैला है, लेकिन वो उसको छुपा रहे और हमारे लोग मुद्दा नहीं बना पाते। तो मेन चीज है कि जब तक हम मुद्दों को नहीं बनाएंगे, लाइव नहीं रखेंगे, जनता के साथ नहीं ले जाएंगे लगातार, तब तक वो मुद्दे काम नहीं करेंगे। अभी जैसे कई पुल आपने देखा होगा, अभी अखबारों में, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10-15 दिन पहले की, पुल उद्घाटन से पहले ही गिर रहे हैं, लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे, विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रहे। वो सोचते हम एक बार कह देंगे तो लोग मान के और हमें वोट दे देंगे। तो ये जो प्लानिंग है बहुत, इससे अगर कोई जीतने की सोचता है तो आपका, मैं देख रहा था आर्टिकल उस प्रिंट पे, वो बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी नहीं भी जीतती है तो भी जीत जाएगी, खरीद जीत जाएगी। तो इलेक्शन की वर्चुअल रैलीज को बढ़ावा दे रहा, तो वर्चुअल रैली कौन करेगा? बीजेपी करेगी, उससे वो पैसा है, साधन है, सब कुछ है। तो इसलिए मुद्दे तो जरूरी है, लेकिन उसको लगातार बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। आपके पास हम दोबारा आएंगे। डॉक्टर मनीषा, जैसा कि अभी मौर्य साहब ने बताया कि विपक्ष के पास में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और जब भी चुनाव होता है तो विपक्ष ही मुद्दे बनाता है और सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन जो स्थिति देखने में आ रही है, और जैसा कि मौर्य साहब ने समझाया भी है, बताया भी है, अच्छे उदाहरण देके भी बताया, क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अपना फोकस नीतीश कुमार के ऊपर रखना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, और वो कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, और चीन का मुद्दा, ये सारे हमारे सामने हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर फोकस रखकर मैं ये कहना चाहूंगी कि जेडीयू और जितने भी तमाम नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन लोगों को, और खासकर जो बहुजन समाज को बिलोंग करने वाले नेता है,
अलग अलग पार्टीज में, और जो ओबीसी वर्ग के नेता है जिनका की उपयोग और प्रयोग किया गया है इसके पहले की राजनीति के लिए, मंदिर के वक्त में कल्याण सिंह का उपयोग किया गया, बाद में उनको उठा के फेंका गया, ठीक है। उसके बाद में रितंबरा, साध्वी और तमाम लोगों का उपयोग किया गया और किया फेंका गया। आज मंदिर का मुद्दा नहीं है, मंदिर का मुद्दा आया और उसका एक निवारण किया गया, अपने हिसाब से किया बीजेपी ने। लेकिन ओबीसी के जो नेता है और ओबीसी की पार्टी जो उन्होंने बनाई हुई है, अभी मैं चिराग पासवान और रामविलास पासवान के ऊपर नहीं आ रही हूँ, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने एटलीस्ट एक प्रश्न तो पूछना चाहिए कि जो मंदिर बनाया वहां पर ओबीसी लोगों को कितनी जगह दी। मतलब इनके बलबूते पे जो चलता है इनका राजनीति, उसका हश्र क्या होता है। उस वक्त की जरूरत थी और उस वक्त की राजनीति इस तरह थी। 2014 उसके पहले का जो उपचुनाव हुआ था तब लालू जी जेल के बाहर थे, लालू जी का दबदबा था, वहाँ आरजेडी का दबदबा था, महागठबंधन की बात थी, और वो परिप्रेक्ष्य में मिस्टर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टरशिप मिली। आज मिस्टर नीतीश को चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिलने वाली। अगर उनको लग रहा है कि अगर वो जीत के आगे आएंगे, जो व्यक्ति और जो पार्टी अपने मुद्दों पर, अपने समाज के मुद्दों पर नहीं टिकती, उनका नेता भी नहीं टिकता। हो सकता है कि वो किसी वजह से बना दे उनको, और लेकिन 2 साल में यह पूरा टेन्योर खत्म होने के पहले ही जिस तरह से उन्होंने ये बागी बना लिया था महागठबंधन के लिए, वो किसी और को भी बना सकते हैं, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। और मिस्टर मांझी और अन्य कई लोग, शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी तबके के कई लोग वो महागठबंधन की पार्टियों में तैयार बैठे हुए हैं। तो फोकस जनगणना पर होना चाहिए। जिस वजह से मिस्टर नीतीश कुमार को पहले वो आरजेडी के साथ बनके महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन बाद में वह बदल कर वह बीजेपी में गए। किस डर की वजह से गए? वो डर जो है, वो डर तभी जाएगा जब अगर जुडिशरी में नुमाइंदगी होगी। ईवीएम की बात होनी चाहिए, जुडिशरी की बात होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे पार्टियों के रहने चाहिए, विपक्ष के रहने चाहिए। चीन का मुद्दा तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जनगणना का समझ में आता है। मंदिरों में कितनी नुमाइंदगी है वो समझ में आती है। रिप्रेजेंटेशन और आरक्षण के साथ क्या हो रहा है पूरे सबको समझ में आ रहा है, लेकिन फोकस से हटाया जा रहा है तो हमारे लोग भूल रहे हैं। उसको फोकस में लाना हमारा काम है। वो अभी देखना है कि 1 महीने के जो टाइम, ऑलमोस्ट कुछ 1 महीने का टाइम है, उससे भी कम दिन है, उस तक क्या ये विपक्ष पार्टियां तथाकथित ये फोकस ला सकती है क्या? तेजस्वी यादव ने कोशिश की है, लेकिन जो जनता का जो उनको मिलना चाहिए था वह अभी एक्चुअल में कितना मिलेगा वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, मीडिया ने और बाकी के बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने और सुशील मोदी ने, ये लोग लगातार बोले चले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी जो है वह उनके लीडर को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो टूटने वाला। ऐसा जोर जोर से उनका मीडिया बता रहा है। ये एक बहुजन समाज के अंदर एक अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बार बार ये भी कहा जाता रहा है कि आरजेडी का भाजपा से तालमेल होने वाला है और लगातार चुनाव के बाद में जेल से छूट आएंगे। हाँ, और आपको मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ जो तथाकथित संघी मीडिया है यही नहीं, जो अपने आप को लिबरल मीडिया है वो तुरंत उतरेगा और वह भी इस आगे बढ़ाएगा। तो हमारे लोगों को सतर्क होना चाहिए। अपने मुद्दे ये है, नीतीश कुमार को समझ देना चाहिए कि अब की बार वो बड़े मुश्किल से चीफ मिनिस्टर बने भी टिकने वाले नहीं है। जी, डॉक्टर अनिल, जय हिंद। आपने अभी मनीषा जी की बातें सुनी, उसके पहले मौर्य साहब ने जो बताया वो भी आपने सुना। आपका बिहार के तमाम नेताओं से और जो शीर्ष के नेता हैं उनसे काफी संपर्क भी रहा है, काफी नजदीकी और करीबी से आप उनको जानते भी रहे हैं, उनकी राजनीति समझते रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नेतृत्व का मुद्दा, जैसा कि जो मनीषा जी ने भी बताया कि नेतृत्व का मुद्दा कितना प्रभावी हो सकता है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हैं, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का गेम कर रही है, नीतीश कुमार को सामने रख तो रही है, लेकिन तमाम दूसरे नेताओं को आगे करके अपने, इनके खुद के नेता भी ये बात बोलते रहे हैं और कई तरीके से ये भी है कि भाजपा का भी मन है कि वो अपना नेता बनाए, लेकिन भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी उस तरीके से छवि हो, उसको पेश करके वो चुनाव लड़ सके। तो नेतृत्व का मुद्दा कितना प्रभावी होने जा रहा है? देखिए, मैं एक पहले जो बिंदु आपने उठाया उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। बिहार में एक लोहिया जी का जो सोशल जस्टिस का मूवमेंट था, बाबा साहब का जो मूवमेंट था, उसका असर बड़ा जबरदस्त पड़ा था, आप सब जानते ही हैं हम। और पिछले आप 4 सालों में देखेंगे तो बिहार में ओबीसी और SC ST पॉलिटिक्स जो है वो हावी रही है। तो बीजेपी की जो राजनीति है वो मनुवादी ब्राह्मणवादी टाइप की उनकी आइडियोलॉजी है, और उनको पता है कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला सकते, शायद निकट भविष्य में कभी भी नहीं ला सकते जी। तो उनकी रणनीति है कि किसी तरह स्ट्रॉन्ग सोशल जस्टिस की पार्टीज हैं, तब स्टैंड लेती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है सोशलिस्टिक, उनको थोड़ा से परे रखा जाए। तो उनमें जो हल्के फुल्के लोग हैं जो कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं सोशल जस्टिस के इशू से, उनको वो करके उनको प्रॉप अप करते हैं, उनको सहारा देके कहते हैं भी लालू प्रसाद को अगर हमने दूर रखना है बिहार की मुख्यमंत्री बनने से, वही उनका टारगेट है, उनका खुद का, क्योंकि वो तो पता है उनका निकट भविष्य में वो खुद सत्ता में आ ही नहीं सकते। तो की रणनीति सिर्फ इतनी भर है कि जो सोशल जस्टिस की स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, ऐसी पार्टियों को सत्ता से पता कर ले, भाई इतना ही उनका गोल रहता है बिहार में, और उसी पे वो काम करते हैं। इसीलिए वो कभी नीतीश कुमार जी को, कभी मांझी को, कभी रामविलास पासवान जी को वो कुछ ना कुछ लालच दे करके अपने साथ जोड़े रखते हैं। लेकिन इस बार जो बिहार में गठबंधन बन रहा है, आरजेडी प्लस वहां पे लेफ्ट मूवमेंट भी बहुत हमेशा स्ट्रांग रहा है, और माले बहुत जबरदस्त स्ट्रांग पार्टी है जिसकी जो रूट्स हैं वो मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में माले की रूट्स हैं। फिर सीपीआई, सीपीएम, इनकी भी पुरानी जड़ें हैं वहां पे, और कांग्रेस की तो पुरानी जड़ें रही हैं। तो ये जो लेफ्ट प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी, और उसमें एक युवा नेतृत्व, तेजस्वी जो है वहां पे जो सबसे ज्यादा जो परेशान और दुखी जो तबका है, वहां का जो वर्ग है, वो वहां का नौजवान है। मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था कि बिहार का जो ग्रेजुएट है, 25% ग्रेजुएट जो बेरोजगार है, और कुछ लोगों को, जिनको काफी लोगों को जो ग्रेजुएट नहीं भी थे, जिनको रोजगार मिला हुआ था, वो कहीं गुजरात में इधर उधर जाकर के महाराष्ट्र में या दिल्ली के आसपास रोजगार कर लेते थे। कोरोना की वजह से वो भी, उनको भी अपना रोजगार छोड़ करके वापस आना पड़ा। तो बेरोजगारी इस समय बिहार में आज जितनी है उतनी पूरे देश में कहीं नहीं है, और मेरा ख्याल पिछले 70 साल के बिहार के इतिहास में भी इतनी ज्यादा बेरोजगारी की दर नहीं रही है। युवा जो है वो सड़कों पे आ रहा है। आपने देखा कि एमएलए की पिटाई हो रही है, एमपी की पिटाई हो रही है सड़कों पे, जो बीजेपी को और ये जेडीयू के एमएलए और एमपी जो कहीं उद्घाटन करने जा रहे हैं इधर उधर। और युवा ने जो नेतृत्व है वो युवा नेतृत्व को पसंद किया है, और तेजस्वी वहां पे एक जबरदस्त तरीके से युवाओं का एक, जिसको कहते हैं आकांक्षा का प्रतीक बन करके सामने आ रहा है, और युवा उसके साथ लग रहा है, और वो कास्ट वगैरह सब चीजें छोड़ करके लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो एक और पूछना चाहूंगा कि आपने रोजगार के मुद्दे पर आपने बताया कि बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। 25% ग्रेजुएट बेरोजगार है वहां पे बिहार में। तेजस्वी या आरजेडी रोजगार को लेकर कुछ इतना मुद्दा बनाएंगे? इनके पास कुछ उस तरह का ये जनता के सामने प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ कोई रोड मैप? पिछले 6 महीने में तेजस्वी ने जगह जगह हर विधानसभा में जाकर के बेरोजगारी के ऊपर आंदोलन किया है। पिछले 3-4 महीने में अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखेंगे तो आरजेडी जो है वो बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चल रही है जी। तो हाँ जी, बाढ़ और बेरोजगारी, कोरोना, जो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं वहां पे ग्राउंड लेवल पे, जो गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को अफेक्ट करते हैं।
जी, एडवोकेट मौर्य साहब जी, मौर्य साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ये मांग उठाई और ये कहा कि जब तक आरजेडी का ये जो मौजूदा नेतृत्व है, मतलब उनका तात्पर्य ये है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाएंगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो तेजस्वी की जगह पर कोई बदलना चाहिए। जो बीआईपी के जो मुकेश साहनी हैं, उन्होंने अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में पेश करने के लिए कहा है। अच्छा, तो क्या आपने ये देखा होगा कि पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के बीच में एक तरह से लगातार चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों इतनी हिम्मत नहीं करते हैं कि वो तीनों से अलग लड़के या सारी सीटों पर अलग लड़के एक अलग विकल्प देने की कोशिश करें? या जैसे कि सीपीआई के कन्हैया कुमार हैं, जिनकी तरफ बड़े दावे हैं कि इनकी पूरी देश भर में डिमांड है, पूरा बिहार बदलाव चाहता है, बिहार के नेता नहीं बेटा है, सब कुछ है, ये अपने आप को सभी सीटों पर लड़कर मुख्यमंत्री के रूप में पेश क्यों नहीं करते हैं? अभी तो कई महीनों से उनका पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है। एमपी के इलेक्शन लड़ने के बाद में कहाँ पे है ये पता ही नहीं लगा पिछले 3-4 महीने से। लेकिन क्या है कि जहाँ जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं आप, देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो समाज का नाम तो लेते हैं, लेकिन समाज बाद में आता है, खुद सबसे पहले आते हैं। उन्हें अपनी चिंता होती है मैं क्या बन पाऊंगा क्या नहीं बन पाऊंगा, समाज से लेना देना ज्यादा नहीं होता, केवल वोट लेने के लिए समाज का नाम दिया जाता है। उसी वजह से बिहार में जैसे आपने कहा लालू जी और नीतीश के आसपास घूम रही है पॉलिटिक्स, तो उसके जिम्मेवार काफी हद तक लालू जी भी हैं। जैसे मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है लगभग 30% के आसपास वोट है बिहार में। 30% केवल उसके आधार पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकते। आपने जब तक दूसरा और छोटे छोटे, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के पास मुश्किल से 5-7-10% वोट है, लेकिन छोटे छोटे कास्टों को एक दूसरे से बुला के उनको समझा के देखो तुम्हारा हक वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको अपनी तरफ जोड़ लेती है। तो वो तो एक झूठे बहाने और प्रॉमिस करके जोड़ती है, लेकिन इनके सामने सच्चे प्रॉमिस है भाई जिस समाज को, बहुत जो समाज को हजारों साल से हर चीज से वंचित रखा गया है, महरूम रखा गया है, उनको जोड़ने के लिए तो इनके पास मौका था। अब तो चलो इलेक्शन का टाइम अब नहीं है, तो फिर भी अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत अगर इनको करना है तो इस इलेक्शन के तुरंत बाद इसका रिजल्ट जो होगा वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। अगर इस रिजल्ट के बाद ही अगर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करते हैं कि मुस्लिम और यादव तो अगर साथ है ही है, तो एससी एसटी और दूसरी ओबीसी क्लास अब इसको अच्छी तरह ईमानदारी से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो परमानेंट इलाज हो सकता है। शॉर्ट टर्म ये करना मुझे अभी सीएम बनना है, अभी कोई टाइम नहीं है। आप तो देख रहे हैं, तो सीटों के बंटवारे कभी 8-10 दिन ऐसे निकल जाएंगे। इनके जो काम प्रचार में लगना चाहिए वो सीटों के बंटवारे में निकल जाएगा, और जब तक वो बंटवारा होगा तब तक उसके बाद टाइम नहीं होगा कि जनता के पास जाएंगे तो जाए कैसे। काफी रेस्ट्रिक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने लगा दी, तो इसलिए कोई बीजेपी क्या करती है, दो तीन उस पर काम करती है पिच पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जब विपक्ष के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसी सोच ही नहीं है। जब तक दूसरे की तरह से नहीं सोचेंगे, हम क्या करते हैं, केवल रिएक्शन करते हैं। हमें एक्शन करना होगा जी, एक्शन करना हो तो आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, रिएक्शन करना तो आपके साथ नेगेटिव लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप जो बात कह रहे हैं वो कुछ वही बात मनीषा जी भी वही कह रही थी कि कुल मिला के सामाजिक न्याय की लाइन तो पकड़नी ही पड़ेगी। जब तक सामाजिक न्याय की लाइन नहीं पकड़ेंगे तब तक इनकी पारी बहुत अच्छी और बहुत लंबी नहीं चल पाएगी।
मैं आपसे आप ही से एक इसी बारे में और जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ठीक है, चुनाव के बाद में अपना एक रोड मैप बनाएं और चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी उस पर अमल करना शुरू करें। अभी जो टिकट वितरण होगा इसमें भी तो सामाजिक न्याय को ये लागू कर सकते हैं। चुनाव होने का इंतजार क्यों करना भाई? बिल्कुल कर सकते, जिन तबकों को लागू, उसका बहुत फायदा मिलेगा इनको अगर ऐसा करते हैं तो जी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है जो मुझे नजर आ रहा है, अब बाकी तो टिकट बंटवारे में पता लगेगा, चाहे यूपी में अखिलेश जी को देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए, या बिहार में अपना तेजस्वी जी को देख लीजिए, ये बजाय 85% की चिंता करने के ये उन 15% की चिंता ज्यादा करने का, उनके वोट हमें चाहिए, ब्राह्मण के वोट चाहिए, ठाकुर के चाहिए, इसके चाहिए। इनको 85% के वोट की चिंता और उनके हिसाब से काम करना चाहिए। 15 के हिसाब से थोड़ा सा करना चाहिए जितना उनका हिसाब है, लेकिन ज्यादातर 85 के हिसाब से करना चाहिए। अगर 85 के हिसाब से करेंगे तो ये जो आज मई 30 पे है तो बाकी सब मिलके 35, 40, 45 तक भी जाएगा। लेकिन उन 15 में से अगर कोई आते भी है इनके साथ तो जीतने के बाद सीधा बीजेपी में जाएंगे, वो टिकाऊ नहीं होंगे। बिल्कुल उनको तो, और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि बीजेपी काफी अपने कैंडिडेट को इन्फिल्ट्रेट करेगी आरजेडी के टिकटों के लिए, दूसरी पार्टियों की टिकटों के लिए, जिससे वो जीत के फिर उन्हीं के पास वापस पहुंच जाए। उसमें जो खर्चा होगा वो भी वहन करेगी वो पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजों को जब तक सोचेंगे नहीं, उसका निराकरण नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन से हो सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस समय अगर टिकट के बंटवारे में 85% टिकट 85% को दी जाए और 15% सीटें 15% लोगों को दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फायदा मिलेगा इससे। जी, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात जी। मनीषा जी, आप जो बात कह रही थी वही बात दूसरी तरीके से समझाते हुए मौर्य साहब ने भी उस बात की बड़ी पुरजोर तरीके से उस बात की पुष्टि की है कि कुल मिला के सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलना ही एकमात्र इनकी राजनीति को टिकाऊ बनाएगा, जो भी आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जो इनके लिए। आपने मीडिया पर भी काफी अच्छी तरह से निगाह रखती हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मनी मीडिया हम लोग बोलते हैं, उनके बनाए मुद्दे जो हैं उनके जाल में तो ये लोग फंस रहे हैं। मतलब इस समय चुनाव का जब तारीख घोषित हो गई है तब बिहार के मुद्दों में सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बन रहे हैं, हरवंश सिंह जो स्पीकर जिन्होंने राज्यसभा की पूरी एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करवाई, ये मुद्दा बन रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह का जब वो एकदम मरणासन अवस्था में थे उस समय के लिखे कौन से उनके पत्र वो उनके हस्ताक्षर करते हुए आरजेडी छोड़ने के बारे में वो सामने आ रहे हैं और ये मुद्दे बनाने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी पोस्टर छपवा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो ये इनके बनाए मुद्दे अगर और इनके मीडिया के बनाए मुद्दे अगर इस तरीके से उछलते रहेंगे तो फिर इनके जाल में तो ये पार्टियां फंस जाएंगी। महेंद्र राजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आपका पूरा ये जो आपने टिप्पणी दी, एक तरह से बहुत व्यापक टिप्पणी भी थी। पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये मुद्दे ही नहीं क्रिएट करता है, मुद्दों से भटकाता भी नहीं है, भटका रहा है, ये कई लोगों के ध्यान में आ रहा है। और कई लोग इस चीज को सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हो या जिस तरह से कंगना रनौत के माध्यम से महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों के इसमें उन्होंने घालमेल करने की बहुत कोशिश की। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि दोनों की यहाँ पर जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनको डावाडोल करना, उनको उनके ऊपर वो अपने सही मुद्दे पर टिक न पाए और ये लोग फर्जी मुद्दे उनके सामने लाए। दूसरी बात, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मीडिया इसमें, सिर्फ ना कि तथाकथित रिपब्लिक टीवी टाइप के चैनल, लेकिन जो अपने आप को सेक्युलर कहने वाले चैनल है ये भी इस वक्त बहुत ही इमीडिएटली कूद पड़ते हैं। हम आपकी निगाह में डालना चाहूंगी, जिस तरह से एनडीटीवी ने इसके पहले के कई वक्त में जब भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने किन लोगों ने वोट किया से लेकर तो ईवीएम की महत्ता को पूरी तरह से खारिज किया और जो सवाल लोग और जनता उठा रही थी उसको भी उन्होंने बाजू में रखा।
यह सारे गैर बीजेपी पार्टीज को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप भले ही उसको आप प्रूफ कर पाए ना पाए, लेकिन जनता से जो सवाल है उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ईवीएम में सवाल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मत कीजिए, उसके बाद करने के लिए कोई नहीं है। जनता के सामने आपको अगर डाउट है, इलेक्शन उससे रुकने नहीं वाला है, इलेक्शन कमीशन करने ही वाला ईवीएम से। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है और अगर वो मुद्दा है जो कि बिल्कुल भी सुलझा नहीं है, उसको उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मीडिया नहीं कर रहा है, मीडिया तो करेगा नहीं, ये पार्टियां भी नहीं कर रही, और मीडिया पूरी तरह से उसको जहां से उठेगा तो ये सेक्युलर टाइप के जो चैनल है उनको उनका एंट्री की जाएगी और उनके माध्यम से ये बराबर किया जाएगा, इसके ऊपर से भटकाया जाएगा, ईवीएम के मुद्दे से भटकाया जाएगा। दूसरा एक जो बहुत अहम रोल मीडिया करता है, वह न सिर्फ भटकाता है, लेकिन वह आपके सामने आपका विकल्प क्या है ये भी लाके तैयार करके देता है कि ठीक है, अगर आपको ये राजी नहीं है, मगर जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट हम लोग सबका एक राय है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी को गैर बहुजन नेता रखकर लोगों के वोट लेना अभी कई सालों तक मुमकिन नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पार्टी के बीच में अगर पार्टी के बीच में अगर सपोज कोरोना का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वहां के माइग्रेंट मजदूरों का मुद्दा और सारे तमाम मुद्दे जो पिछले 1 साल से इकट्ठा हो रहे हैं, अगर ये जोर पकड़ते हैं, तब वो कहते हैं कि अगर ये भी है, अगर ये मुद्दे भी पहचानने में आ रहे हैं, तभी भी आपको जेडीयू को या आरजेडी को या इंडिपेंडेंटली इतना मजबूत नहीं करना है। लेकिन करना किसको मजबूत है? तो सीपीएम माले को, सीपीआईएम को और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी को। क्यों करना है? क्योंकि उनकी जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा ब्राह्मण सवर्ण है। उनके लिए क्या यह मुद्दा है? क्या सीपीएम सीपीआई के लिए मुद्दा है कि आपका प्रतिनिधित्व कहां पर कितना एक्शन हुआ है? क्या वो उनके लिए मुद्दा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में वहां पर प्रतिनिधित्व पॉलिसीज, स्वास्थ्य सेवा की पॉलिसीज में बनने में कितने बहुजन लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी की कितनी नुमाइंदगी है? क्या उनका वो मुद्दा है कि जुडिशरी में जिसकी वजह से लालू जी आज है और अन्य लोगों को उनके दबाव में आके अनाप शनाप बयान देना पड़ता है ब्राह्मणों के पक्ष में? क्या उनका वो मुद्दा है? सीपीआईएम सीपीआई माले भले ही कितने भी अंदर तक घुसे होंगे, इन्होंने कितना तनिक भी कोई चेंज नहीं लाया। और लोगों के पास में अगर जब ये भी पावर में आए हैं तो हमको बंगाल में और केरला की हमारी हमको दिख रहा है कि वहां पर अभी इतना यहाँ तक संघर्ष चल रहा है कि वहां पर लिटरली बीजेपी हस्तांतरित करने के इसमें है। कहने का मतलब है कि जो विपक्ष, जो मीडिया है वो आपके सामने पक्ष ही नहीं लाके देता है, विपक्ष भी आपका कौन सा होना चाहिए वो तैयार करके देता है। यानी आपको सत्ता पक्ष से तो हटाता ही है, आपको मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी देखना पसंद नहीं करता है। यानी सत्ता पक्ष भी यही रहे, विपक्ष भी यही पसंद रहे। ठीक है, मैं अब डॉक्टर अनिल जैन जी से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिएक्शन में आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछना चाहूंगा। मनीषा जी आपसे ही, आपसे अगर ये पूछा जाए, सलाह दी जाए, देने को कहा जाए, तो क्या सीपीआई को आप ये सलाह देंगी कि भैया आपके पास ये बहुत बड़ा अच्छा नेता मिला हुआ है जिसकी आप बहुत तारीफ करते हैं, आपको पूरी बॉलीवुड सपोर्ट करने आ जाता है, इसको सामने रखिए, आप सारी सीटों पर लड़िए और अपना मुख्यमंत्री बनाइए? हाँ, दरअसल ये तो है, लेकिन वो उनकी एक कमतरता है या नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो भूमिहार ब्राह्मण है, तो आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको सामने लगकर वो कर पाए। लेकिन आगे चलकर अगर हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, अगर ये अपनी रणनीति और राजनीति बराबर नहीं खेले तो फिर मुश्किल है। क्योंकि सही बात है जो मौर्य साहब ने कहा है कि आज तक, आज भी जेडीयू को तो बात छोड़िए, लेकिन आरजेडी में भी एक भी पुख्ता, पढ़ा लिखा और मजबूत शेड्यूल कास्ट नेता नहीं है। कोई जरूर नहीं है कि आपको उसको सीएम की सीट दें,
लेकिन आपके पास आपकी लेफ्टिनेंट्स तो रहना चाहिए। बिल्कुल। लीडर इज नोन बाय द लेफ्टिनेंट्स ही क्रिएट्स और शी क्रिएट्स। इनके पास लेफ्टिनेंट्स ही नहीं है, इनके पास अलग हर एक समाज की नुमाइंदगी ही नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग क्या करते हैं सारा टाइम इनके पास। और मुझे लगता है शायद इसी जो आपने बताया, जिस कमी की ओर इशारा किया, हाँ? इसी कमी को पूरा करने के लिए ही इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय फिर वीआईपी पार्टी जो आज तक किसी चुनाव में खड़ी नहीं हुई थी, उसके साथ तालमेल किया, उसको काफी ज्यादा सीटें दी लड़ने के लिए। इसीलिए आपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो लगातार केंद्र में मंत्री बने रहे, चुनाव के समय छोड़ के आए थे, उनको साथ में लिया। इसीलिए उन्हीं कमी पूरी करने के लिए आपने जीतन राम मांझी को साथ में लिया। डॉक्टर अनिल जी नहीं, आखिरी में जस्ट एक मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ कि अगर इनके पास में शेड्यूल कास्ट नेता अगर होता तो कन्हैया कुमार को शेड्यूल कास्ट के लोगों में घुमाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, या घुमाते भी थे तो वो असर ही नहीं करता था। क्यों घुमाना पड़ रहा है उसको शेड्यूल ट्राइब्स लोगों में? इसी वजह से। तो निश्चित तौर पर यह बात सही है कि आप दूसरी पार्टियों से तालमेल करें और उन पार्टियों के नेताओं की या विधायकों की कोई क्रेडिबिलिटी ना रहे, कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, या जब मनचाहा दाम मिल जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों का ईमान रख जाता है। उससे बेटर उपाय तो ये भी है कि भाई आप कुशवाहा समाज के नेता अपने अंदर से तैयार कीजिए, तो आपको उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने निषाद नेता अपने तैयार कीजिए, आप अपने जो मुसहर समाज के नेता हैं या जो भी हर जो समाज के लोग हैं उसके अपने नेता तैयार करने चाहिए। अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कि इन्होंने भी अभी बहुत सारे मुद्दे गिनाए कि हम इनके मुद्दों में फंस जाते हैं, आरजेडी भी इनके मुद्दों में फंस जाता है। आप देखिए कि जब लालू जी के ऊपर हमला होता है तो सबसे पहले उनको भ्रष्टाचार का मामला बता दिया जाता है। वो लगातार करीब 25 साल से उस मुद्दे को जीवित रखे हुए हैं, जबकि अब ये सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर एक मर्डर चार्ज भी है, जिसको किसी तरीके से स्टे लगा रहा, फिर बाद में कहीं सुप्रीम कोर्ट या कहीं ऊपर से कहीं बाद में दबाव, लेकिन लंबे समय तक उन पर ये आरोप रहा। सृजन घोटाले का एक बड़ा आरोप रहा है, और जिसमें वो कहीं स्टे लग जाता है जांच पर और उस तरीके से वो पेंडिंग बने रहते हैं। ये मुद्दे नहीं बन। मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ एक, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां। मुजफ्फरनगर का कांड का तो मतलब इतना संवेदनशील मामला था, लेकिन आज की तारीख में देखिए ये मुद्दा कहीं समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी की चमकी बुखार को लोग भूल गए, जिसमें कितने बच्चे मारे गरीब। चमकी बुखार भूल गए हैं। और मुजफ्फरनगर के कांड के बारे में या चमकी बुखार के बारे में मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है कि आरजेडी का कोई नेता पिछले कितना बड़ा मुद्दा था उस समय बोले। तो ये खुद इन मुद्दों को क्यों भूल रहे हैं फिर? देखिए, मैं इसका विकल्प क्या है जी, आप अपने हिसाब से। होता क्या है कि एक तो होती है लॉन्ग टर्म आपका गोल होता है, जैसे मान लीजिए आरजेडी की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट लोहियावादी आइडियोलॉजी है, और सोशल जस्टिस की उनकी लॉन्ग टर्म जो उनका गोल है वो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर के है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल। तो इमीडिएट गोल क्या होता है कि अभी बिहार के इलेक्शन है, सत्ता को कैसे अपने हाथ में लिया जाए। सत्ता हाथ में आने के बाद अब तो आप देख लीजिए मोदी जी के हाथ में जब से सत्ता आई है, इनके पास कितने संसाधन आ गए और इन्होंने कितना फैलाव कर लिया। तो आप अपनी बात कहने के लिए, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, सारे चैनल को आपकी बात दिखानी पड़ेगी। आप मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अवॉइड भी कर जाएंगे आपका वजन। तो सत्ता लेना भी राजनीति में बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो चर्चा चल रही थी, आपने लेफ्ट की भी बात की, मैं लेफ्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। लेफ्ट का जो कैरेक्टर बिहार में है वो वेस्ट बंगाल के लेफ्ट और केरल के लेफ्ट से बिल्कुल भिन्न है। बिहार का जो लेफ्ट है वो कम से कम लिप सर्विस जिसको कहते हैं, कम से कम वो सामाजिक न्याय के पक्ष में बोलता जरूर है और पूरी ऊंची आवाज में बोलता है, चाहे आप वो नौजवान जिसकी अभी हम इशारा कर रहे थे उसकी भी बात हो, बोलता है वो। उसके मन में क्या है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन बोलता है। और एक बिहार की जो लेफ्ट की पार्टी जो है, क्योंकि सीपीआई सीपीएम का इतना असर बचा नहीं है बिहार में, सीपीआई का है, सीपीएम का बहुत ही कम है। जो असली लेफ्ट पार्टी है बिहार की वो है माले जो है वो सोशल जस्टिस के मामले में, अगर आप उसका कैरेक्टर देखेंगे
नहीं ठीक है, तो हालांकि हम डाउटफुल रहते हैं। माले तो टिकट देने में भी थोड़े बहुत डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हैं। नहीं, माले जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी और दूसरी पार्टियों से 19 नहीं है, जेडीयू से, एलजेपी से कहीं बेहतर है, कम से कम सोशल जस्टिस के मामले में। और मैं अपना निजी उदाहरण बताता हूं कि जब वो 13 पॉइंट रोस्टर का, आप भी जुड़े हुए थे उसमें आंदोलन में, और हम सब थे, रतन लाल जी, सूरज जी, हम करते थे। तो जब हमने एक बार भारत बंद का 6 मार्च का आह्वान किया तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो हमें था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को जोड़ लेंगे तो बात खेल हो जाएगी। तो सपा और ये आपकी बसपा और ये सारी पार्टियां इसके नजदीक नहीं आना चाहती थी। जो सबसे पहले सपोर्ट किया भारत बंद का 6 मार्च को 2019 की बात है शायद, ये है ना जी, 18 की है दो, हाँ वो 19 में तो चुनाव ही हुए थे, 18 की बात होगी जी। तो उस समय जो सबसे पहला सपोर्ट दिया, मैं इसका गवाह हूं, वो माले ने दी। तो कहीं ना कहीं बिहार में लेफ्ट का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल, केरल से, और माले का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। माले स्ट्रांगली आती है, मैं ये बात को थोड़ा दर्ज कराना, हालांकि हमें फिर भी माले से डाउटफुल थोड़ा रहते हैं। दूसरी बात, एक बिहार में जो बड़ी घटना हुई है वो ये है कि एनडीए में दरार आ गई है। दरार कैसे आई है कि नीतीश कुमार जी की पासवान जी की बिल्कुल नहीं बनती। अभी एक पत्रकार ने नीतीश जी से सवाल किया, पासवान जी वेंटिलेटर पे, उनके भाई भी वेंटिलेटर पे हैं दिल्ली के अस्पताल में राइट नाउ। तो एक पत्रकार ने कहा जी कि नीतीश जी से सवाल किया कि भाई पासवान जी की तबीयत के बारे में कैसी है उनकी तबीयत। तो नीतीश जी बोले हमें नहीं पता कि उनकी कैसी तबीयत, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो एलजेपी ने उसके बारे में बयान दी भी है कि नीतीश जो है मुख्यमंत्री वो असंवेदनशील हैं, मतलब उनके बराबर का, और एक साथ ही रहे हैं कभी जनता दल में ये लोग, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी दरार है। और जिस तरह से वो मांझी जी को गले लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी, उस वजह से पासवान जी बहुत नाराज हैं। और उनके बेटे के कुछ बयान आप पिछले दिनों के उठा के देख लीजिए कि वो करीब करीब 40-45 सीटें मांग रहे हैं, जो कि उनको मिलना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है वो चुनाव में बहिष्कार भी कर जाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सर हो जाएगा चुनाव में। तो ये भी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था जी। हाँ जी। इसमें तो ये है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद देखिए गठबंधन की राजनीति अब थोड़ा सा बदल चुकी है। हाँ जी। अब वो एकदम, और गठबंधन की राजनीति का बहुत ज्यादा विश्लेषण या उस पर शोध हुआ नहीं है। एक पुरानी सोच बनी हुई है कि हाँ 2 दल मिल जाएंगे तो उनके वोट आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने इस बात को बहुत मजबूती के साथ मैं रखता भी रहा हूं कि गठबंधन जरूरी नहीं है। गठबंधन में आजकल जो तमाम जगह ऐसा माहौल बन गया है कि हर मतदाता अपनी पार्टी है जो उसकी पसंदीदा पार्टी है उससे कहता है कि भैया आपको वोट चाहिए हो तो हम आपको तो दे देंगे, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे हैं तो आपके कहने से फिर हम किसी तीसरी पार्टी को नहीं देंगे, फिर हमें किसको देना है वो हम खुद तय करेंगे। और ये होता है। और इसमें बड़े पैमाने पर यह हो गया है, या एक वो हमें सच्चाई उस तरह से स्वीकार भी करनी चाहिए, हो सकता है तो आप कुछ लोगों से असहमत भी हो, कि तमाम लोगों की या बहुत बड़े बहुमत की दूसरी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो या तो अपनी वो पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे, और नहीं है तो फिर वो उसके सहयोगी दल को ना देने के बजाय वो फिर सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह के कैंडिडेट खड़ा कर देती है या उस तरह के जाल बिछा लेती है, किसी भी तरह से हो, लेकिन ट्रेंड कुछ इस तरह का हो गया है। अब पासवान जी के बारे में मैं कह रहा था कि अब उनके पिछली बार तो उनके 2 या 3 विधायक थे, बाद में अब लोकसभा चुनाव में फिर से विधायक कुछ आ गए। अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही कुछ गेम है? उनको लगता है कि किसी बहाने से एलजेपी को या पासवान की पार्टी को अलग से लड़ा दिया जाए तो कुछ ही शायद बेहतर कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आना तो हमारे पास में ही है इनको। ये बात आपकी बात में कुछ दम है, लेकिन गेम इसलिए नहीं लगता, जो जहां तक मैं बिहार की राजनीति को जानता हूं, अगर पासवान जी अलग लड़े, और बिहार में जो शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है उसमें पासवान आबादी का एक जो मतदाता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो शेड्यूल कास्ट में जो अलग अलग जातियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी जाति अगर कोई है शेड्यूल कास्ट में, वहां तो वो पासवान ही है बिहार में। अच्छा, और वो दबंग भी होते हैं पासवान जो लोग होते हैं, वो मतलब
दबंग भी माने जाते हैं, लड़ते हैं, लठैत होते हैं, दबते नहीं इतनी आसानी से। तो पासवान जाति का एक तरह से बिल्कुल आंख मूंद करके समर्थन है इस समय रामविलास पासवान जी और उनकी पार्टी को। अब भी ठीक है, अब भी बचा हुआ हाँ, है। अगर पासवान जी अलग लड़ते हैं, अब आपने वो सिनेरियो क्रिएट किया कि पासवान जी अलग लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये भी वो कह रहे हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो जो पासवान वोट होगा वो नाराज हो जाएगा इस गठबंधन से, नीतीश कुमार से और बीजेपी से भी। और वो क्या करेगा कि जहां कैंडिडेट ही पासवान खड़ा कर दिया तो वहां तो अपनी सजातीय वोट तो वो देगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां पे उसका पासवान कैंडिडेट नहीं, और पासवान कहाँ कितनी जगह खड़े हो जाएंगे, 20 जगह 25 जगह, बिल्कुल ठीक है। सही बात है। तो जहां पासवान कैंडिडेट नहीं होगा वहां पासवान जो है एंटी नीतीश तो जाएगा ही जाएगा, एंटी जेडीयू तो जाएगा ही जाएगा, वो एंटी बीजेपी भी जा सकता है, फिर वो गुस्से में वोट डालेगा। ये मेरा मानना है जी। हाँ जी। मौर्य साहब, काफी देर से आप हमारी चर्चा सुन रहे हैं और अब चर्चा लगभग समाप्ति की ओर भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बल्कि आपसे मैं चाहूंगा कि आप इस समय जो भी सामाजिक न्याय के प्रति ही आपकी एक निष्ठा है, उसके प्रति ही आपकी एक पहचान भी है, तो जो भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं बिहार में, आप जो भी इस तरह हैं, तो उनको आप कहें संक्षेप में कुछ सलाह देना चाहेंगे अंतिम टिप्पणी के रूप में? देखिए, सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि जैसा अभी आपने ही कहा कि भाई कभी मांझी जी को बुलाते हैं, शायद मुसर वोट मिल जाएंगे, कभी किसी को बुलाते हैं अपने खेमे में कि भाई इस समाज के वोट मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में कैलकुलेटर की तरह 2 और 2 4 नहीं होता। बिल्कुल। तो बजाय नेताओं को जोड़ने के समाज को, लोगों को जोड़ना चाहिए। नेता तो केवल यूज करके अलग भाग जाएगा, अपना भला कर लेगा और समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जो जितने भी ये बहुजन समाज की पार्टियां हैं, खासतौर से परिवर्तनशील जो महागठबंधन है, इसमें इस समय तो चलो उनके पास टाइम कम है, क्योंकि अब तो जो हो सके, जो इन्होंने सोचा होगा वो ही करेंगे, हमारे और आपके कहने से नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि केवल ये इलेक्शन न तो पहला है ना आखिरी है, आगे भी इलेक्शन होंगे, होते रहेंगे। जब तक तो अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और परमानेंट प्लानिंग करनी है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के हर तबके में से आपको उचित प्रतिनिधि देके, उचित नेता निकाल के, उचित लोग निकाल के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी से जोड़ना पड़ेगा, जिससे किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जब इनजस्टिस नहीं होगा तो आदमी मन से जुड़ेगा और काम आगे बढ़ेगा। इसका उदाहरण हम 1993 में उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी के रूप में देख चुके हैं। कुछ परिस्थितियां थी जो पूरा नहीं हो पाया आगे तक, लेकिन वो असंभव नहीं है, संभव करके दिखा दिया, आगे भी संभव है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे अभी आपने एक चमकी बुखार और मुजफ्फरपुर का मामला उठाया, तो भाई वो तो मुद्दे हमें दिए जा रहे हैं, उन मुद्दों को एनकश कौन नहीं कर रहा है? हम ही नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। जो विपक्षी दल है, महागठबंधन, वही नहीं उनको यूज कर रहा ना। वो तो तीसरा कोई मुद्दा छेड़ दें, उसको पकड़ लेगा। अरे भाई, उनकी पिच पर मत खेलिए, अपनी पिच क्रिएट करिए ना मुद्दों की। वो तो मुद्दे चेंज करते रहेंगे क्योंकि उनको सूट करता है ये। वो कोई मुद्दा उछाल भी रहे हैं या कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप वो जानबूझ के, तो उसका जवाब देना क्या जरूरी है? सुशांत सिंह में तो जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, 2 महीने पहले जानबूझ के ये उठाया गया है। बिल्कुल। कि भाई इससे बिहार में हमें फायदा लेना है, और उसको आज भी अलाइव रखे। उस पूरे 2 महीने के पीरियड में CBI इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि उसकी मौत हुई है या उसे सुसाइड किया है। अब वो NCB के चक्कर में सबको लाइन पे लगा रही है, तो वो मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा फैला रहे हैं, और हम उनकी पिच पे खेल रहे हैं। तो बजाय इन मुद्दों के कहने के, हमें जो असली मुद्दे हैं, मजदूरों का मुद्दा, फार्मर का बिल, अभी जैसे फार्मर बिल लाए हैं मोदी जी, बहुत एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल, ये तो हाँ, उसमें कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है
कि जो भी एमएसपी है, जब किसान की फसल कटती है उसको उसमें पैसा चाहिए, खाद और बीज में वो पैसा लगा चुका होता है, तो उस समय 50 चक्कर लगाने का टाइम उसके पास नहीं होता। मंडी का अफसर व्यापारियों से पैसे खा के आज बोरी नहीं है, आज तुलाई नहीं होगी, कल आना, परसों आना, महीने बाद आना, तो वो मजबूर होके जो सेठ उसको 15 से 1900 रुपए का जो एमएसपी है, अगर वो 1400 रुपए दे तो उसमें बेच देता है वो। और यही होगा। अब तो एसेंशियल कमोडिटीज में जो मैक्सिमम लिमिट भी खत्म कर दी, तो इस सबके जो मुद्दे हैं इस समय कम से कम इनको उठाने चाहिए, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसका उनको काफी फायदा मिलेगा। जी मनीषा जी, आखिर में मैं आपसे भी यही जो बात मैंने जो आग्रह मैंने मौर्य साहब से किया वही आग्रह मैं आपसे भी करना चाहूंगा। हालांकि आपने पहले भी जो बातें बताई वो भी काफी सोचने समझने की है, खासतौर पर आरजेडी और जो भी सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनके लिए ही। फिर भी अंतिम टिप्पणी के रूप में कुछ और आप कंक्रीट सुझाव इनको देना चाहेंगी जो तात्कालिक महत्व के हों, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने व्यक्तिगत और परिवारगत राजनीति और जो जिस ट्रेडिशनल तरीके से हमने राजनीति अभी तक खेली है उसके ऊपर से ऊपर उठना पड़ेगा, और हमको वर्ग की राजनीति करनी पड़ेगी। ये वो लोग वर्ग की राजनीति लड़ते हैं और हमको भी वर्ग की राजनीति लड़नी पड़ेगी। हम ऐसी राजनीति नहीं लड़ सकते कि हम लोगों को उनके वर्ग के पार्टी के साथ बनाना पड़े। ये हमारी वही शुरू से ही हार होती है ऐसी रणनीति में और ऐसी राजनीति में। दूसरी बात कि अगर वो बोलेंगे भी हमारे पक्ष में, वो आज बोलेंगे क्योंकि आपका पड़ला अगर थोड़ा भी भारी है तो वो बोलेंगे। जिस दिन आपको वो खत्म करने के रास्ते में होंगे तो बोलना बंद कर देंगे, जैसे कि हमने यूपी में और अन्य कई जगहों में देखे हैं। तो बस उनका बस अपने बारे में बोलना, ये इससे हमारे लोगों को बहुत सेटिस्फाई होके उसी में खुश हो जाने की, या वो हमारा कोई पैमाना नहीं हो सकता। दूसरी बात और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अभी आरजेडी हो या जितनी भी बहुजन पार्टी, खासकर जो नॉर्थ बेल्ट है, जो काउ बेल्ट जिसको कहा जाता है, इन्होंने अपने क्षेत्र से हटकर भी अलग राज्य में अपनी राजनीति और यहाँ पर काम शुरू करना होगा। उसके पहले बारे में पहले ही बोल दिया है मैंने कि किस तरह से इन्होंने नेता अपने अलग अलग समाज में से अपने पार्टी से निकालने होंगे, उनको इस तरह से जोड़ना होगा। लेकिन इसके अलावा यह है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव है, अगर भले वो यादव की राजनीति नहीं चला रहे, वो बहुजन समाज के एक घटक की एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, अगर वह बिहार में वो राजनीति नहीं कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकते। जब बीजेपी कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसे सूरत में उन्होंने ऐसा जब समय आता है तो पार्टी अगर आरजेडी के साथ वो लगाते तो वो बहुजन समाज के पक्ष में जाती है, वो की राजनीति होती है। अगर आरजेडी अगर झारखंड में अगर अपना लड़ती है या वहां पर अपना बेस तैयार करती है, यादवों का बेस तैयार कर ले, ओबीसी लोगों का, उन जातियों का बेस तैयार कर ले, और अगर वो सोरेन जी के साथ में जाते हैं तो वो वर्ग की राजनीति होती है। ऐसे व्यापक तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, तभी इसमें से कुछ इसमें से ये निकल सकता है। और फिलहाल तो जितने भी अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर टिके रहना हमारे लिए जरूरी है। अगर मीडिया हमारे साथ नहीं है तो कौन सा विकल्प भी मीडिया हमारे हाथ में है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और तो और अभी इन्होंने वर्चुअल रैलीज का काम किया है, वो हमारे पार्टियां कितना सक्षम है वर्चुअल रैलीज के लिए, और ये हमारे सामने वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने लोगों तक कैसा पहुंचेंगे। आपने ये बात सही कही, इसमें चुनाव प्रचार में तो ज्यादातर वर्चुअल ही साधन होना है, लेकिन अब इसमें यही है कि ऐसा नहीं कि इनके पास में विकल्प नहीं है, विकल्प तो हैं, लेकिन अब उन विकल्पों की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बहुजन समाज के बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो इन पर आके उनको अपनी बात में रखनी चाहिए। बड़े बड़े चैनल जिनको पता रहता है उनको कि वो उल्टा सवाल करेंगे, आपकी छवि खराब करने वाले सवाल पूछेंगे, लेकिन वहीं पे जाते रहते हैं और आधे घंटे तक और जाके और अपना अपमान भी करा लेते हैं। और जबकि जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है
जल्दी ही समय देंगे भी। हाँ, मैं तो अब हालांकि समय काफी हो गया है तो बात खत्म करना चाह रहा था, लेकिन मुझे एक बात, एक पिछले चुनाव का एक मुद्दा जरूर आ गया। तो अनिल जी, मैं आपसे थोड़ा सा उस पर एक बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि एक तरीके से विषय की ओर वापस लौटने जैसा हो जाएगा, लेकिन मुद्दा जरूरी है कि नीतीश कुमार इस बार क्या मामला लेके बात करेंगे। क्या ये बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग फिर से उठाएंगे और प्रधानमंत्री क्या जाके फिर से चिल्लाएंगे कि भाई कितना चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए, 60,000 चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए, 1.25 लाख करोड़ तक का उन्होंने ऐलान किया था। क्या इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा वादा करके मुकर जाएंगे नीतीश कुमार भी और मोदी जी भी, और ये दोबारा चुनाव में सामने आ जाएंगे और उनको फिर से ले जाएंगे? थोड़ा संक्षेप में इस इनके जो पुरानी वादा खिलाफी है उसके ऊपर एक टिप्पणी कर दीजिए। अनिल जी, आप देखिए, नीतीश जी की मोदी जी के सामने कितनी चलती है। ये पटना जो यूनिवर्सिटी थी उसका जब 100 साला वो हुआ कार्यक्रम, और उसमें नीतीश जी ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, और ये माना गया था कि उसको दे दिया जाएगा, इसीलिए वो मांग रखने कुछ बातें हो भी चुकी थी। लेकिन सरेआम पटना में उन्होंने मना कर दिया मोदी जी ने कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा, वो उस क्राइटेरिया से दिया जाए। तो ये बिहार के लोगों को सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी को 1.25 लाख करोड़ कहाँ है, उसमें ना आया, मेरे ख्याल एक बूंद भी नहीं आया उसमें, सूरसागर में से नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हाँ, तो ये सब बिहार के लोग अब समझ चुके हैं। मुझे इसीलिए लगता है कि उनको पता है कि नीतीश जी के बस की कुछ नहीं है, वो मोदी जी से कुछ ले नहीं सकते। अब एक आध को ड्रामा, 1-2-4 उद्घाटन हो जाएंगे, वो अलग है। तो हाँ, बिहार के लोग है ना, अपनी जाति को सब चीजों से ऊपर रख के चलते हैं। बिल्कुल। तो ये माइग्रेंट लेबर का भी मुद्दा बन पाया, कारण ये रहा कि सब है जी। तो आज की चर्चा वाकई मुझे बहुत ज्यादा काम की लगी। एक तो हमारे तीनों पैनलिस्ट, आप लोग पूरे विषय को भी ठीक से समझते थे और कम्युनिकेशन स्किल के जरिए भी रहा। मुझे लगता है कि आज सिर्फ, बेशक हमने बिहार के चुनावों को लेकर ये चर्चा की, लेकिन इसमें जिस तरीके के सुझाव आप लोगों ने रखे, जिस तरह की बातें सामने आई, वो एक सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का काम कर सकते हैं। और मोटे तौर पर एक जिस बात पर सबकी सहमति बनी वो वही है कि सामाजिक न्याय की बात की जाए, और अलग अलग जो दुकानें लोग अपना चला रहे हैं उनके बजाय अपने नेता तैयार कीजिए, हर तबके के नेता तैयार कीजिए, हर जाति के, हर जैसा कि मनीषा जी ने कहा, वर्ग की राजनीति करते हुए सब तरह के अपने नेता रखिए और उनको पर्याप्त तवज्जो दीजिए। उनकी अपनी, जब उनकी पार्टी में, अपनी पार्टी में उनकी अहमियत होगी तो तब वो अपने जो उनका समर्थक वर्ग है उनके बीच में वो ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। आप सिर्फ नाम के लिए कोई पद दे दें और उनकी पार्टी में कोई चले ना, तो भी उससे नहीं होगा। आप उनको कायदे के, जो एक नेता से मतलब होता है नेता, वैसा नेता तैयार कीजिए, हर तबके के नेता तैयार कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। चुनाव के बाद भी ये काम कीजिए, और अभी जो चुनाव का समय है इसमें टिकट वितरण वगैरह की जो बात है, इसमें भी आप बराबर भागीदारी कीजिए। किसी एक पार्टी को कुछ सीटें देने के बजाय उस जाति से गठबंधन कीजिए, उन जाति समूहों से गठबंधन कीजिए, सबको इतना हिस्सा दीजिए कि सबको ये लगे कि हाँ भाई ये दल या ये जो गठबंधन ये हमारा है। आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।